ओके गाइस, आज हम करेंगे एंटो 211 का नेक्स्ट टॉपिक, मेथड टू कंट्रोल इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज। तो हम उन मेथड्स के बारे में स्टडी करेंगे, उनकी चर्चा करेंगे जो कि पेस्ट और इनसे होने वाले डिजीज को कैसे कंट्रोल करते हैं। जब हम बात करते हैं पेस्ट की, तो इंसेक्ट पेस्ट में क्या सभी इंसेक्ट पेस्ट होते हैं? ऐसा नहीं होता। पेस्ट वो कहलाते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे वो खेत में खड़ी हुई फसल हो या कुछ स्टोर ग्रेन्स के पेस्ट होते हैं जो स्टोर की हुई फसलों को भी डैमेज करते हैं। तो ये जो पेस्ट होते हैं, इनको हम किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो अब हमारे पास इसमें दो प्रकार के मेथड्स के बारे में हम पढ़ते हैं। एक तो है प्राकृतिक कंट्रोल, नेचुरल कंट्रोल। सेकंड है कृत्रिम या व्यवहारिक, आर्टिफिशियल और अप्लाइड कंट्रोल। तो अब जो आर्टिफिशियल की हम बात करें, तो आर्टिफिशियल की बात करते हैं, तो आर्टिफिशियल मीन्स जो कि एक तरह से मैन मेड होता है। और नेचुरल में हम किसकी बात करते हैं? जो फैक्टर्स नेचुरली पेस्ट या उसकी डिजीज को अफेक्ट करती हैं या उनको कंट्रोल करने के लिए आवश्यक होते हैं या हमारा सहयोग करते हैं, तो दैट इज नेचुरल फैक्टर्स। तो नेचुरल कंट्रोल की जब हम बात करते हैं, तो नेचर है, जो हमारी प्रकृति है, उसमें ऐसे बहुत सी क्रियाएं हैं जो स्वतः ही होती रहती हैं, अपने आप ही होती हैं। और कुछ ऐसे कारक होते हैं जो स्वयं ही या अपने आप ही इन कीटों की संख्या को कंट्रोल में रखते हैं। तो इनको क्या करते हैं हम? क्लाइमेटोलॉजिकल फैक्टर्स या जलवायु संबंधी कारक। तो जलवायु संबंधी कारक कौन से होते हैं? जो हमारे इन्वायरमेंट के फैक्टर्स होते हैं, जैसे जो टेम्परेचर है, रेनफॉल है, मॉइस्चर है, एयर करंट है या लाइट आदि जो फैक्टर्स हैं, आदि कारक कीटों की जो संख्या है उनको प्रभावित करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर किस तरह से प्रभावित करता है कीटों की संख्या को कंट्रोल में रखने के लिए। तो जो वातावरण का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है? टेम्परेचर या तापक्रम। और इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रभाव किस पर पड़ता है? जो इंसेक्ट है उसकी ग्रोथ पर, उसकी आयु पर और उसकी रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट पर। तो इस प्रकार से जो टेम्परेचर है वो कीटों की लाइफ साइकिल को इफेक्ट करता है। वैसे तो क्या होता है, जो कीट है वो क्या है, शीत रक्तियाँ होते हैं ना, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन से हैं? जैसे टेम्परेचर राइज करता है इन्वायरमेंट का, तो उनकी बॉडी टेम्परेचर भी इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो इस प्रकार क्या होता है कि जब 18 टू 14 डिग्री टेम्परेचर जो होता है, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज। ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज कौन सी रेंज? जिसमें इंसेक्ट की डेवलपमेंट की जो कंडीशंस है वो सबसे अधिक अनुकूल या फेवरेबल होती है। और टेम्परेचर की एक पर्टिकुलर रेंज होती है जिसमें क्या होता है, ग्रोथ होती रहती है, और एक ऐसा टेम्परेचर आता है जब इसकी ग्रोथ या तो रुक जाती है और या फिर उसका एडवर्स इफेक्ट हो जाता है। तो दोनों ही कंडीशन में क्या है, टेम्परेचर की एक लिमिट तक ही उसको सहन किया जा सकता है या सहा जाता है। तो टेम्परेचर की मिनिमम और मैक्सिमम जो लिमिट है वो ऑलमोस्ट सबके लिए, ऑर्गेनिजम्स के लिए एक फिक्स रेंज होती है। उससे कम टेम्परेचर पर भी ग्रोथ है जो प्रभावित रहती है, और उससे अधिक टेम्परेचर पर भी ग्रोथ रेट प्रभावित होता है। तो अब जो इंसेक्ट है, इसका लाइफ साइकिल वैसे ही बहुत छोटा होता है, जो कि लो टेम्परेचर पर बढ़ जाता है, और अधिक टेम्परेचर पर क्या होता है, अधिकांश जो कीट होते हैं मर जाते हैं, या जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो अचानक से हो जाए तब भी इंसेक्ट क्या है या कीट क्या है वो मर जाते हैं।
तो इस प्रकार क्या होता है कि जो टेम्परेचर की अवस्थाएं हैं वो प्रकृति में ही प्राकृतिक रूप से राइज या डाउन होने से, टेम्परेचर के अप या डाउन होने से या राइज होने से वो इंसेक्ट की संख्या को नियंत्रण में रखता है। तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि कीटों या जो पेस्ट है उनको कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है ना इंसेक्ट्स में, जो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन है, सर्दियों और गर्मियों में जो कीट है सुप्तावस्था में चले जाते हैं। तो इस परिवार में क्या होता है, जो पेस्ट होने वाले प्रकोप को कम किया जा सकता है या वो कम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्षा या नमी, जो रेनफॉल है। अब रेनफॉल भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, और नमी भी, मॉइस्चर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कीटों की संख्या को बहुत अधिक प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं, पेस्ट हैं जो कि नमी के स्थानों पर ही एग लेइंग करते हैं ना, अभी इंसेक्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या है कि नमी पर वो एग लेइंग करते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनकी नमी के एक लिमिटेड सीमा, जैसे 60 से 80% तक की उनकी जो वृद्धि है वो ठीक से होती है। अगर कम और ज़्यादा हो जाए तो उसकी वृद्धि में भी हमें एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जिससे क्या उसकी वृद्धि अवरुद्ध भी हो सकती है। इस प्रकार क्या है, रेनफॉल से भी क्या होता है कि जब रेनफॉल होता है, रेनफॉल से जो उसकी जमीन में या भूमि में कोई एगलिंग के जो एग्स हैं इंसेक्ट के वो बह जाते हैं, या उसकी जो नेक्स्ट स्टेज लार्वा है या जो उसकी प्यूपा जो भूमि में होते हैं वो भी बह जाते हैं। और नमी की मात्रा भी बहुत अधिक होने से क्या हो जाता है, नमी के बढ़ने से भी कुछ कीट ऐसे होते हैं जो सक्रिय हो जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो अधिक नमी की वजह से सरवाइव नहीं कर पाते। तो इस प्रकार जो ये रेनफॉल और जो मॉइस्चर या नमी है, ये भी एक प्राकृतिक फैक्टर है जो कीटों की संख्या को कंट्रोल करने में मददगार है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लाइट या प्रकाश की। तो हमें सभी क्रियाओं को करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, चाहे इंसेक्ट्स हैं या ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो जो इंसेक्ट्स हैं उसमें सभी क्रियाओं को करने के लिए या एनर्जी के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, लाइट की आवश्यकता होती है। और प्रकाश का जो सोर्स है वो सूर्य है या सन। तो उससे जो सन रेज आती हैं उसमें बहुत सारी रेज कोलैबोरेट होती हैं, जैसे एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, कॉस्मिक रेज। और जो क्या करते हैं, ये जो रेज हैं वो इंसेक्ट्स के विकास में, रिप्रोडक्शन में और ग्रोथ को डायरेक्टली प्रभावित करती हैं, सीधे सीधे उनकी वृद्धि को प्रभावित करते हैं। वैसे क्या होता है, जो सूर्य से प्राप्त तेज रोशनी होती है वो क्या करते हैं, इंसेक्ट के जो एग्स हैं या उसके जो पीपे हैं उनसे सूख जाते हैं और मर जाते हैं। तेज रोशनी से या तेज प्रकाश से लार्वा एग और जो उसके पीपे हैं वो सूख कर मर जाते हैं। सॉरी। अब लाइट के अकॉर्डिंग क्या होता है, कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो अंधकार में रहते हैं और कुछ ऐसे हैं जो प्रकाश में भी रहते हैं। और प्रकाश में रहने वाले जो कीट हैं वो अंधकार में, और जो अंधकार में रहने वाले कीट हैं वो प्रकाश में क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। और कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जो धूप को देखकर ही अपनी उड़ान को निश्चित करते हैं कि किस तरह से सनराइज हो रहा है, तो वो जो डायरेक्शंस को वो फिक्स करते हैं वो सनलाइट के अकॉर्डिंग अपनी जो उड़ान है उसको दिशा देते हैं कि हमें किस तरफ किस दिशा में उड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है, जो टिड्डी दल है वो हमेशा क्या करता है, दक्षिण पूर्व की ओर उड़ते हैं, मीन्स साउथ से ईस्ट की तरफ उड़ते हैं।
और कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसे बॉरर इंसेक्ट हैं जो अंधेरे की तरफ बढ़ते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, ये जो लाइट का इफेक्ट पॉजिटिव भी और नेगेटिव दोनों तरह से रहता है। तो इसमें क्या होता है कि जो उसके कीटों की संख्या वो भी कंट्रोल करने में सहायक रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडलीय क्या दाब क्या करता है, कीटों पर प्रभाव डालता है। कैसे प्रभाव डालता है कि इस दाब के कारण उसकी क्रियाओं में परिवर्तन आ जाता है। जैसे टिड्डी को क्या होता है, तूफान आने से पहले सूचना मतलब मिल जाती है कि अब तूफान आएगा, और वो उत्तेजित हो जाती है और उड़ने के लिए बेचैनी शो करती है। और इसी से क्या होता है कि गर्मी जब अधिक हो जाती है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है, तो वर्षा की सूचना मिलने लगती है। और वर्षा की सूचना होते ही जो चींटियां हैं, एंड्स हैं, अपने प्राणों की रक्षा के लिए अपने एक्स को लेकर इधर उधर दौड़ती हैं या भागने लगती हैं। और अधिक दाब वाले क्षेत्रों की बजाय कम दाब वाले क्षेत्रों में जो इंसेक्ट है वो अधिक एक्टिव रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एयर करंट या वायु की गति। अब वायु की गति से क्या होता है कि जो इंसेक्ट है वो हवा में उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, और कहीं कहीं पर उनकी वृद्धि तथा जो उनका रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए अनुकूल दशाएं या फेवरेबल कंडीशन भी मिल जाती हैं, और कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो उसकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए प्रतिकूल भी होती हैं। जैसे क्या होता है, माहू जो होता है पहाड़ों से मैदानी भागों में उड़कर लाए जाते हैं, और वायु धाराओं की अपेक्षा ऊपरी वायुमंडल की धाराएं अधिक निश्चित होती हैं। अब तेज आंधी तूफान के कारण भी क्या होता है, कीट बहुत तेजी से तूफान के साथ उड़ जाते हैं, परंतु क्या होता है कि वो रास्ते में कहीं पे भी समुंदर, झीलों आदि में गिर जाते हैं और गिरकर मर जाते हैं। इस प्रकार क्या होता है, हवा की जो गति है या एयर करंट है वो भी नेचुरल कंट्रोल में महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भूमि रचना। अब भूमि रचना क्या होती है, जिसमें पहाड़, भौतिक और केमिकल नेचर, किसका, भूमि का, सोइल का, फिर समुद्र, झीलें, नदियां, मरुस्थल, वन, सब क्या किसके उसमें आते हैं, अंतर्गत भूमि रचना के अंतर आते हैं। और फर्स्ट हम बात करते हैं जब पहाड़ की, तो पहाड़ों के जब कीट है पहाड़ से आते जाते हैं, नहीं आते जाते हैं, तो पहाड़ क्या है उसका रास्ते में मार्ग अवरुद्ध करते हैं या अवरोध उत्पन्न करते हैं। ऊंचे पहाड़ों में हमेशा बर्फ जमी रहती है, जिससे क्या होता है वहाँ का टेम्परेचर है जो बहुत लो होता है। इस प्रकार जो इंसेक्ट है वो उस तरफ या पहाड़ों के दूसरी तरफ जाने में असमर्थ रहते हैं, और वो वहीं पे भी मर जाते हैं। तो इस प्रकार पहाड़ क्या होता है, कीटों को नियंत्रण में अप्रत्यक्ष रूप से सहायक होता है। समुद्र, झील और नदियाँ, अब ये कैसे नेचुरल कंट्रोल को काम करते हैं कि कुछ क्या अधिकांश कीट ऐसे होते हैं जो बहुत लंबी फ्लाइंग नहीं कर पाते। इस कारण वो क्या है, समुद्र, झीलों और चौड़ी नदियों के किनारे पर ही रहते हैं, और उनको उड़कर पार करना चाहते हैं तो वो डूबकर मर जाते हैं। तो इस प्रकार इनकी जो नेचुरल कंट्रोल में समुद्र, झीलों और नदियाँ सहायक मानी जाती हैं। भूमि की भौतिक और रासायनिक स्ट्रक्चर, केमिकल और फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल। अब इंसेक्ट्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो अपने जीवन का कुछ भाग या कुछ ऐसे ही हैं जो पूरा जीवन ही भूमि में गुजारते हैं या मिट्टी में घर बनाकर रहते हैं, और ऐसे जो कीट हैं वो विशेष प्रकार की मिट्टी में ही रहते हैं, एक पर्टिकुलर जो कंपोजिशन वाली मिट्टी के अंदर ही वो अपने घर को बनाते हैं। और सभी प्रकार की मिट्टी उनके लिए रहने के लिए अनुकूल नहीं होती, और सभी प्रकार की मिट्टियों में इसलिए वो घर भी नहीं बनाते।
इस प्रकार उस मिट्टी में उगने वाले जो पौधे हैं या जो फसल है वो उन कीटों से सुरक्षित रहते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण है मूंगफली का श्वेत गिडार, जो कि बलुई मिट्टी में ही मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम मरुस्थल की। तो मरुस्थल क्या करते हैं कि मरुस्थल में वनस्पतियों का या प्लांट्स का हमेशा अभाव रहता है। जहाँ बड़े बड़े मरुस्थल हैं वहाँ की मिट्टी की स्ट्रक्चर भी भिन्न होती है, जो इंसेक्ट के प्रचार और प्रसार में या उसके ग्रोथ में रुकावट के रूप में रुकावट बनती है। मतलब जो मरुस्थल है बहुत बड़ा एरिया होने के कारण वनस्पति वहाँ होती नहीं, तो वो कीटों की इंसेक्ट की जो अपनी कहीं बात करें उसके डेवलपमेंट की या उसकी जो ग्रोथ है उसकी उसमें रुकावट डालते हैं। और इतने बड़े मरुस्थल या जो डेजर्ट है उसको इंसेक्ट है उड़कर पार भी नहीं कर सकते और बीच में ही गिरकर मर जाते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं सघन वन की। तो सघन वन या जो हमारे पास फॉरेस्ट हैं उसको हम किस प्रकार से नेचुरल कंट्रोल में सहायक मानते हैं कि जो बड़े बड़े जंगल हैं उनको भी जो इंसेक्ट है वो उड़कर पार नहीं कर पाते, तो इस प्रकार कीटों का प्रसार रुकता है। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक शत्रुओं की। तो प्रकृति में ऐसे जीव हमेशा होते हैं जो कीटों को मारते हैं, खाते हैं, है ना। तो उसमें कई प्रकार की कैटेगरी है, जैसे कीटहारी है जो इंसेक्ट प्रेडेटर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंसेक्ट पैरासाइट्स हैं, कीट परजीवी और अदर एनिमीज और आपस में उनकी होने वाली लड़ाई या कलह या उनका जो जिसको कहते हैं हम कैनिबलिज्म। तो कीटहारी क्या होते हैं? शिकारी कीट जो कीटों को खाते हैं और जैसे कीटों को खाते हैं जिससे उनकी संख्या कंट्रोल में रहती है या सीमित रहती है। तो हम जब बात करते हैं फूड चेन की, हमने फूड चेन पढ़ी, तो फूड चेन का भी यही सिद्धांत है कि छोटे जो चीजें उनको बड़े खाते हैं, बड़ा बहुत से बड़ा एनिमल खाता है, तो वो बैलेंस भी इस प्रकार बना रहता है। तो इसमें कीटाहारी कीट क्या करते हैं? छोटे इंसेक्ट्स को खाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है परजीवी कीट। परजीवी क्या होता है? जो दूसरों पर डिपेंडेंट होता है, अपनी लाइफ को दूसरों पर निर्वाह करता है। तो इस प्रकार क्या होता है, इससे जो पोषक कीट है, जो होस्ट इंसेक्ट है जिसके ऊपर पैरासाइट रहता है, वो मर जाता है। तो इस प्रकार ये परजीवी क्या करते हैं? कीटों की संख्या को सीमित रखते हैं, क्योंकि जो होस्ट है वो इंसेक्ट है। उस इंसेक्ट पर जो पैरासाइट रहते हैं वो उस इंसेक्ट को ही अपने चक्कर में मार देते हैं। तो इस प्रकार इंसेक्ट की नंबर कम हो जाती है। और अगर हम एनिमीज की बात करें तो कीटों के अलावा अन्य जीव भी जो होते हैं जो कीटों का शिकार करते हैं। तो हमारा लाइव एग्जांपल है, जैसे हम देखते हैं कि मेंढक है, टोड है, छिपकली, चिड़िया, ये तो हमारे लाइव एग्जांपल। हम देखते हैं छिपकली कैसे इंसेक्ट्स को खाती है ना, चिड़िया भी खाती है। चिड़िया क्या करती है, कई बार आपने गौर से देखा वो पेड़ों पे लार्वे इसको उठा के खाती है। तो ऐसे ही क्या होते हैं, कुछ मैमल्स भी होते हैं जैसे चूहा और रीछ एक्सेट्रा। और आपसी कलह की जब आप बात करते हैं, कैनिबलिज्म की बात करते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये कीट आपस में लड़ाई करके आपस में एक दूसरे को ही मार देते हैं। जैसे कौन सी है? हेलियोथीस की सुंडियां, ये आपस में ही लड़कर एक दूसरे को मार देती हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्राकृतिक रोग की। तो प्राकृतिक रोग भी क्या है? हम सबको पता है कि जो प्रोटोजोन्स है ये भी रोग देते हैं, बैक्टीरिया ये भी रोग देते हैं, फंजाई है, फफूंद है, ये भी रोग देने वाले हैं, वायरस है और जो सूत्रकृमि, ये सभी क्या है? रोग देते हैं। मतलब ये रोग को देते हैं या रोग को फैलाते हैं। तो अब जो प्रोटो जो है वो भी अलग अलग रोग देते हैं। कुछ जातियां ऐसी होती हैं जो बीमारी फैलाती हैं, और जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया भी क्या करती हैं? अलग अलग रोग को फैलाती हैं। और कुछ जीवाणु जो ऐसे हैं जो मैमल्स तक को भी रोग देते हैं, छोटों को भी बड़ों को भी।
इसी प्रकार जो फंजाई और वायरस है वो भी क्या करते हैं, कीटों में भयानक वाले रोग को फैलाते हैं। तो जनरली हमें पता है कि जो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, ये रोग देने वाले हैं। तो जब इंसेक्ट्स में रोग हो जाएंगे, इंसेक्ट्स को इनसे रोगग्रस्त हो जाएंगे तो वो इंसेक्ट्स मर जाते हैं। तो इस प्रकार के जो ये प्राकृतिक रोग हैं, ये भी कीटों की संख्या को, पेस्ट को कंट्रोल करने में सहायता प्रदान करते हैं।